हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज हम आपको दो बड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं। अमेरिका को अक्सर इजराइल के गुनाहों को छुपाने की कोशिशों की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इजराइल के जरिए 11 मई को अल जजीरा टेलीविज़न की सीनियर जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले को जेनिन में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में फौजी कार्रवाई को कवर करने के दौरान कत्ल किए जाने के बाद ऐसे बहुत से सबूत और गवाह सामने आ चुके हैं जिससे इस कत्ल के लिए इजराइल जिम्मेदार साबित हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अब अमेरिका ने इंतहाई बेशर्मी दिखाते हुए कहा है कि हो सकता है कि इजरायली फौज के जरिए अबू अक्ले को मारा गया हो, लेकिन ये साबित नहीं हुआ है कि ऐसा जानबूझकर किया गया होगा। अबू अक्ले को कत्ल करने में इस्तेमाल की गई गोली अब तक फिलिस्तीनी अथॉरिटी के कब्जे में थी, जिसने 2 दिन पहले ही जेरूसलम में अमेरिकी एम्बेसी को जांच के लिए सौंपा था। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसे इजराइल को देने से भरोसे की कमी की वजह से इनकार कर दिया था। जेरूसलम में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी में जांच के बाद इस गोली के खोल को वापस फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दे दिया गया है। इसके बाद अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐसा बयान जारी किया है जिस पर खुद इजराइल की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने एतराज़ जताया है। अबू अक्ले की फैमिली ने भी इस पर अफसोस जताया है। मिडिल ईस्ट से ही आज एक और खबर काफ़ी अहम है। हिजबुल्लाह के जरिए मेडिटेरेनियन समंदर में डिस्प्यूटेड गैस इलाके में ड्रोन भेजे जाने के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड आज फ्रांस पहुंचे हैं, जहां वे प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से मिलकर अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह को ऐसा करने से रोकने और लेबनान सरकार के साथ जल्दी समझौता कराने की सिफारिश करेंगे। उनके एजेंडे में ईरान न्यूक्लियर समझौते की मुखालिफत करना भी है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से खबर है कि वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि अल जजीरा की जर्नलिस्ट अमरीकी शहरी शीरीन अबू अक्ले की इजरायली फौजी ठिकानों से गोलियों से मारे जाने के इम्कान हैं, लेकिन ये शायद अनजाने में हुआ था। अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि आज़ाद जांच करने वाले गोली की ओरिजिन के बारे में किसी यकीनी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि शीरीन अबू अक्ले को 11 मई को कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में एक इजरायली छापे के दौरान उन हालात में मारा गया था जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं। इजराइल फिलिस्तीनी टकराव पर रिपोर्टिंग करने वाले सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक अबू अक्ले की मौत ने दुनिया भर में उस वक्त और ज़्यादा गुस्सा पैदा कर दिया था जब इजरायली पुलिस ने यरूशलेम में उनके जनाजे को ले जाने वाली भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। उसके नतीजे में अबू अक्ले का ताबूत तकरीबन ज़मीन पर गिर गया था। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का कहना है कि अमरीकी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने इजराइल की फ़ौज और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी दोनों के ज़रिए जांच का जायज़ा लेने के बाद नतीजा निकाला है कि इजराइल की पोजीशन की तरफ से गोलीबारी उसकी मौत के लिए ज़िम्मेदार हो सकती है। अल जजीरा का कहना है कि अबू अक्ले को 11 मई को वेस्ट बैंक में जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर एक इजरायली फ़ौजी छापेमारी को कवर करते वक्त सिर में गोली मार दी गई थी, जबकि उनकी फ्लैग जैकेट और हेलमेट पर साफ तौर से प्रेस लिखा हुआ था। फिलिस्तीनी अफसरान, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और मीडिया आउटलेट्स ने आज़ाद जांच की है, जिसमें साफ नतीजा निकाला गया था कि अबू अक्ले को इजरायली फ़ौज के ज़रिए ही मारा गया था। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने पिछले महीने कहा था कि उसे मिली जानकारी से पता चला है कि अबू अक्ले को मारने वाली गोली इजरायली फ़ौज के ज़रिए चलाई गई थी। कई चश्मदीद गवाहों ने भी कहा है कि इजरायली फ़ौज ने ही अबू अक्ले को कत्ल किया है। अमेरिका की तरफ से इजराइल को सपोर्ट करने वाले इस बयान के बाद यरूशलेम में मौजूद ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों को डॉक्यूमेंट करने वाली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बीतसेलेम ने अमेरिकी सपोर्ट से इजरायली गुनाहों पर सफ़ेदी फेरने की कोशिश बताते हुए इसकी मजम्मत की है। बीतसेलेम ने कल मंडे को एक ट्वीट में कहा कि अब तक सामने आई सभी जांचों से यह नतीजा निकलता है कि जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले
अक्ले के कत्ल के लिए इजराइल जिम्मेदार है। ये साफ नहीं है कि अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री किस बुनियाद पर उसके कत्ल को अफसोसनाक हालात के नतीजे के तौर पर खारिज करना चाहती है, न कि एक क्राइम के तौर पर जिसके लिए जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बीत सेलेम ने आगे कहा है कि जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, फिलिस्तीनियों के कत्ल के बारे में उसकी पॉलिसी कभी भी गुनाहों पर सफेदी फेरने के अलावा कुछ नहीं रही है, जिसका मतलब है कि कत्ल करने के सिलसिले को जारी रखा जा सके और यह किसी अमरीकी शहरी के बारे में कोई अलग नहीं है, जैसा कि मौजूदा मामले में देखा गया है। अल जजीरा की जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले के घर के लोगों ने भी अमरीकी जांच के नतीजे पर नाउम्मीदी जाहिर की है, लेकिन इंसाफ के लिए कोशिशें जारी रखने की कसम खाई है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए जांच के नतीजे के ऐलान पर, जिसमें एक अमरीकी शहरी शीरीन अबू अक्ले को मारने में इस्तेमाल की गई गोली की जांच में ये नहीं बताया जा सका कि ये गोली कहां से चली है, हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। अमरीका के इस बेशर्मी भरे बयान पर अमरीका और इजराइल का एजेंट समझे जाने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने भी इसको खारिज किया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने अमरीकी नतीजों की मजम्मत करते हुए कहा है कि वे फिलिस्तीनी और इंटरनेशनल हकीकतों के खिलाफ है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के स्पोक्स पर्सन नबील अबू रुदीने ने कहा है कि हम इस बात पर अफसोस जाहिर करते हैं कि इजराइल सरकार ने अबू अक्ले के कत्ल के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी से परहेज किया है, जबकि फिलिस्तीनी और इंटरनेशनल फैक्ट्स बिना किसी शक के इजरायली फौज की जिम्मेदारी को कंफर्म करते हैं। प्रेस टीवी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जेरूसलम में अमरीकी एम्बेसी में अबू अक्ले को लगी गोली की जांच अमरीकियों ने नहीं बल्कि इजरायलियों ने की है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। लेबनान के हिजबुल्लाह के जरिए मेडिटेरेनियन समंदर में डिस्प्यूटेड गैस और तेल के कारिश इलाके पर हाल ही में ड्रोन जहाजों के उड़ाने के बाद इजराइल में बेचैनी बढ़ी है। नफ्ताली बेनेट के बाद पिछले फ्राइडे को ही प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालने वाले यायर लैपिड आज फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे, जहां वे प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। फ्रांस 24 टेलीविजन चैनल के मुताबिक यायर लैपिड प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से लेबनान के साथ गैस के झगड़े में दखल देने के लिए कहेंगे। फ्रांस 24 का कहना है कि लैपिड ने फ्राइडे को इजराइल की कोalition सरकार के गिरने के बाद प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला, जिस मुल्क को 4 साल से भी कम मुद्दत में 5वें इलेक्शन का सामना है। नए प्राइम मिनिस्टर को एक ही दिन बाद अपने पहले इम्तहान का उस वक्त सामना करना पड़ा जब लेबनान के हिजबुल्लाह ने पूर्वी मेडिटेरेनियन समंदर में गैस इलाके की तरफ 3 ड्रोन लॉन्च कर दिए। लैपिड ने संडे को कहा था कि हिजबुल्लाह टेररिज्म के रास्ते पर जारी है और समुद्री हुदूद पर समझौते पर पहुंचने की लेबनान की कोशिश को नुकसान पहुंचा रहा है। लेबनान ने इजराइल के इस दावे को खारिज कर दिया है कि करिश गैस इलाका उसके समंदरी हुदूद के अंदर है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और लेबनान ने 2020 में अपनी समंदरी हुदूद के सिलसिले में बातचीत फिर से शुरू की थी। इजराइल का दावा है कि करिश गैस इलाका डिस्प्यूटेड इलाके के बाहर है और पिछले यूनाइटेड नेशंस के नक्शे पर इजराइल के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। बैरूत की इस मांग की वजह से अमेरिका की निगरानी में होने वाली बातचीत ठप हो गई है कि यूनाइटेड नेशंस के नक्शे को दुरुस्त किया जाना चाहिए। फ्रांस 24 ने बताया कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल और फ्रांस के लीडर्स की बातचीत के एजेंडे में शामिल है, क्योंकि इजराइल तेहरान के साथ न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा करने की इंटरनेशनल कोशिशों की सख्त मुखालिफत करता है। इजराइल को डर है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदियों के बदले में राहत देने से तेहरान को हिजबुल्लाह और उनके साथ साथ फिलिस्तीनी ग्रुप हमास को रकम से मदद देने में आसानी हो जाएगी। उधर टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सीनियर जिम्मेदार ने मंडे रात को बताया है कि प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड आज ट्यूसडे को पेरिस में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के दौरान हिजबुल्लाह को एक सख्त मैसेज भेजने पर चर्चा करेंगे। समंदरी हुदूद पर इजराइल और लेबनान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत का जिक्र करते हुए उसने कहा कि हम चाहते हैं कि फ्रांसीसी प्रेसिडेंट अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल लेबनानी सरकार को ये साफ करने के
لیے کریں کہ ہم بات چیت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم اسے کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اسے حزب اللہ کی دھمکیوں کے تحت نہیں کر پائیں گے۔ اس اسرائیلی افسر نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کو آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے، گیس پلیٹ فارم پر حملہ ایک بہت ہی خطرناک کام ہو سکتا ہے۔ اسی بیچ اسرائیل کے اخبار ہاریٹس کے مطابق پرائم منسٹر یائر لیپڈ نے تل اویو ایئرپورٹ پر پیرس کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ لبنانی سرکار کو حزب اللہ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے یا پھر ہم کریں گے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ 2 دن پہلے حزب اللہ نے میڈیٹرینین سمندر میں کارش گیس علاقے میں 3 ڈرون بھیجنے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ مشن کامیاب رہا ہے، اور اس سے پیغام صاف دے دیا گیا ہے کہ کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے حزب اللہ کے 3 ڈرون جہازوں کو انٹرسپٹ کر کے مار گرایا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل کا کہنا تھا کہ ڈرون جن پر ہتھیار نہیں تھے، ایک جنگی جہاز اور ایک جنگی بیڑے سے چلائی گئی میزائلوں کے ذریعے مار گرائے گئے ہیں، کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ علاقے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حال کے ہفتوں میں میڈیٹرینین سمندر میں کارش گیس علاقے پر تناؤ اس وقت بڑھ گیا تھا جب گیس نکالنے والا ایک اسرائیلی سمندری جہاز اس علاقے میں پہنچا تھا، جس پر لبنان نے مذمت کرتے ہوئے اس کے کچھ حصوں پر دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کارش اس کے یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے تسلیم کیے گئے اسپیشل اکنامک زون کا حصہ ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ فرانس، جسے 1923 میں لیگ آف نیشنز کے ذریعے لبنان پر حکومت کرنے کی اجازت دی گئی تھی، تب سے ہی لبنان کی سیاست اور اکانومی کے معاملات میں ایک اہم کھلاڑی رہا ہے۔ فرانس سمیت سبھی ویسٹرن ملکوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے لبنان میں حزب اللہ کو کمزور کیا جائے تاکہ وہ اسرائیل کے لیے خطرہ کم کر سکیں۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔